बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। तो इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट एंजाइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके अलावा जो है ना वो हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे कि एंजाइम को कब डिस्कवर किया और किसने जो है वो डिस्कवर किया। इसके अलावा जो है हम इस टॉपिक के अंदर एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, को फैक्टर क्या होते हैं हम देखेंगे, प्रोस्टिक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं, हॉलो एंजाइम क्या होते हैं, एपो एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेटर क्या होते हैं, एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट क्या होती है। तो ये और इसकी एंजाइम की लास्ट में जो है ना लोकेशन क्या होती है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा आइडिया हमारे जहन में होना चाहिए, और वो आइडिया ये है कि हमारी जो बॉडी है, हमने जैसे होम्योस्टासिस में पढ़ा था कि हमारी बॉडी आइडियल बॉडी नहीं है, कि ऐसी बॉडी नहीं है कि इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस हैं उस चेंजेस के खिलाफ बॉडी रिस्पांस शो ना करे। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं ये बॉडी को लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो एंजाइम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि एंजाइम को कब जो है ना वो डिस्कवर किया गया और किसने जो है ना वो डिस्कवर किया। तो एंजाइम को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1833 के अंदर एक साइंटिस्ट था पॉयर, उसने डिस्कवर किया था और उसने जो है ना इसको डिस्कवर किया था स्टार्च के अंदर। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स होती है। और इसके अलावा अब एंजाइम जब डिस्कवर हुआ था तो इसका नाम एंजाइम नहीं था। अब मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रख तो नहीं दिया जाता, उसका नाम रखा हुआ तो नहीं होता, बाद में उसका नाम रखा जाता है। इस तरह से अब ये डिस्कवर होता है 1833 के अंदर, लेकिन इसका जो नाम था एक साइंटिस्ट था कोहास, इसने जो है ना वो एंजाइम का नाम रखा था। और 1877 के अंदर इतना ये डिफरेंट है 1833 और 1877। तो ये जो है ना ये इसमें इतना जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। और इसने जो है ना एंजाइम को एंजाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने इसको डिस्कवर किया था। एंजाइम का मतलब इनसाइड और जाइम का मतलब होता है यीस्ट, और यीस्ट क्या होता है, फिंजाई होता है। क्योंकि ये सबसे पहले जो है ना एक फिंजाई में जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, इसी वजह से जो कोहास ने 1877 के अंदर इसका नाम एंजाइम रखा। ये तो हो गया उसकी हिस्ट्री के बारे में कि एंजाइम जो है ना वो कब डिस्कवर हुए और किस तरह से उसका एंजाइम का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली वो बायोलॉजिकल प्रोटीन होती है, यानी ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। अब ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव आती है पेपर के अंदर के ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, कि जितने भी एंजाइम इस नेचर के अंदर है मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन होती हैं, लेकिन ऑल जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास एंजाइम नहीं होते। इसका जो पहला स्टेप वो ये होता है कि तमाम जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। अब एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि A प्लस B ये मिल के बना देते हैं जी C बना देते हैं। अब ये एक रिएक्शन है। अब रिएक्शन एक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स या इसको हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा ले रही होती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके नतीजे में जो चीज़ बन रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब A और B हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और C हमारे पास हो गया जी प्रोडक्ट हो गया। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको कंप्लीटली हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उसको कंप्लीटली हम कहते हैं जी मेटाबॉलिक रिएक्शन। तमाम जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होते हैं फिर ये दो तरह के होते हैं, एक होती हैं कैटाबॉलिक और दूसरे होते हैं जी एनाबॉलिक। एक हमारे पास हो गए जी कैटाबॉलिक हो गए और दूसरा हमारे पास हो गया जी एनाबॉलिक। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं जी एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अब कैटाबॉलिक क्या होते हैं, कैटाबॉलिक ये होते हैं कि एक लार्ज मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर ये हमने रिएक्शन देखा है कि A प्लस B मिलके क्या बना रहा है, C प्लस C बना रहा है।
तो अब ये जो C है एक लार्ज मॉलिक्यूल, अगर ये इसकी ब्रेक डाउन हो रही है स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर A+B, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक। एक लार्ज मॉलिक्यूल है और लार्ज जो मॉलिक्यूल है ये टूट रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक। और एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक ये होता है कि A+B ये मिलके दोबारा क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं, कि स्मॉल मॉलिक्यूल है और ये मिलके क्या बना रहे हैं जी? लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये जो होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन में जो है ना वो डिटेल से देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जिसमें हमारे पास ग्लूकोज होता है C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये टूट जाता है CO2 के अंदर और H2O में। अब ग्लूकोज हमारे पास की ब्रेक डाउन हो गई CO2 में और H2O में, इसकी क्या हो जाती है? ब्रेक। अब यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है कि लार्ज मॉलिक्यूल टूट रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। अब यहाँ से एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में यहाँ से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और ये एनर्जी हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है कि हम जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, वो एनर्जी जो होती है वो ATP से आती है। अब लेकिन ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन बेसिकली स्लो रिएक्शन होता है। लेकिन हमारी बॉडी को स्लो, हमारी जो बॉडी है उसको स्लो रिएक्शन नहीं चाहिए। हमारी बॉडी कहती है कि रिएक्शन जो है ना वो जल्दी जल्दी स्पीड अप हो। तो ये जो स्पीड अप रिएक्शन होती हैं, इसके लिए फिर ये होता है कि एक एंजाइम इसके तौर पर, एंजाइम जो होता है इसके ऊपर क्या करता है? एक्ट करता है। अब यहाँ पे एक एंजाइम जो कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पे क्या करता है? एक्ट करता है। अब ये जो एंजाइम होता है वो इस रिएक्शन को क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है। एंजाइम का काम ये होता है इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसकी रफ्तार क्या कर। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन पहले 10 सेकंड में हो रहा होता है, लेकिन जब एंजाइम ऐड करते हैं तो फिर ये जो रिएक्शन होता है ये फिर 2 या से 3 सेकंड में परफॉर्म हो जाता है। तो एंजाइम का फंक्शन यही होता है। इसको हम बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं जी? ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि ये होते हैं बायो कैटालिस्ट। यानी बायो कैटालिस्ट वो होते हैं, यानी बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैटालिस्ट की आपको समझ आ गई होगी। कैटालिस्ट क्या होता है? जो खुद तो यूज़ नहीं होता बल्कि किसी भी रिएक्शन को क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है और खुद वहाँ से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं जी बायो कैटालिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम अब क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होती हैं और ये बायो कैटालिस्ट होती हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में खुद जो है ना ये यूज़ नहीं होते, खुद अलहदा हो जाते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और उसके बाद जो है ना वो इसका काम ख़त्म हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं? एक साइड पे हो जाते हैं। वैसे एग्जांपल ये मिसाल के तौर पर 2 शख्स हैं, वो आपस में यानी 2 शख्स आपस में लड़ नहीं रहे, मुँह मारी कर रहे हैं, ऐसे झगड़ा करने वाले हैं। अब एंजाइम यहाँ पे जो है ना ये तीसरा एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम आ जाता है। अब एंजाइम क्या करता है? इसको भी एक्टिवेट कर देता है, इसको भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन वो अब पहले लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन एंजाइम के आने की वजह से ये क्या हो गए? ये इन्होंने अब लड़ाई जो है ना स्टार्ट कर दी। तो ये खुद क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ये एंजाइम का काम होता है। यानी एंजाइम जो होता है ना, एक शैतान होता है ना, शैतान कि दूसरों को लड़वाता है, खुद क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो एंजाइम यही होता है कि जस्ट ये बॉडी के जो रिएक्शन होता है उसको क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है और खुद क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम होता है वो किस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि किस तरह से जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अब एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है
मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन हमने लिखा था कि A प्लस B ये मिल के बना रहे हैं C। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नेसेसरी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये होता है कि इस तरह से होता है कि ये एक ग्राफ है और ये जो ग्राफ है इसमें ये जो है ये हमारे पास है जी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये जो हिल है ये हमारे पास होती है जी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। अब जब रिएक्टेंट इस हिल तक पहुंचेगा फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ से रिएक्शन जो होता है ना वो ये फासला तय करता है, इस हिल तक पहुंचेगा इसकी पीक तक, फिर जो है ना वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो अब एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम बेसिकली एक्ट करता है इसके ऊपर। एंजाइम इसके ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। जब एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। पहले यहाँ तक थी तो अब ये क्या आ गई यहाँ तक आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। मिसाल के तौर पर पहले 10 सेकंड में रिएक्शन हो रहा होता है, अब ये हिल ज़्यादा थी ना, अब ये हिल क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये रिएक्शन जो होता है फिर 2 से 3 सेकंड में जो है वो प्रोसीड हो जाता है। तो ये जो होता है कि एंजाइम बेसिकली एक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर और रिएक्टेंट्स के ऊपर, और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस एक्टिवेशन एनर्जी को वो कर देता है जी डिक्रीज। तो जनाब ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो जब ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है और उसकी रफ्तार जो है ना वो बढ़ जाती है। ये तो होता है एंजाइम की एक डेफिनेशन होती है और किस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अब यहाँ पे इसके बारे में हम इसके देखते हैं जी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है ना ये किस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करें तो स्ट्रक्चर जो होता है वो एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन है। बेसिकली 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन होती है, एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब एंजाइम जो होती है वो होते हैं बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन वो होती है कि जो हमारे पास इनसॉल्युबल होती है, कि हमारे पास वाटर में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है, एंजाइम बेसिकली ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और इस तरह से इसका क्या होता है जी स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे पास ये सारे उसके क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। यहाँ पे उसके क्या होते हैं जी, ये सारे उसके यहाँ अमाइनो एसिड मौजूद। अब एंजाइम का बेसिक फंक्शन हमने देख लिया कि एंजाइम का फंक्शन जो होता है वो इसका काम ये होता है कि इसने रिएक्शन को क्या कर देना है, स्पीड अप कर देना है, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देना है। अब लेकिन जो सारा एंजाइम है वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट वो पार्ट होता है एंजाइम का जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है जी बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट वो होती है जो सबस्ट्रेट, यानी मिसाल के तौर पर जो चीज़ सबस्ट्रेट क्या होता है, ये एक सबस्ट्रेट, इसको हम लेते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो होता है जो एंजाइम पर एक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट करते हैं। ये सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ एक्ट होना चाहता है, उसकी एक्टिव साइट के साथ। तो सबसे पहले जो है वो इसकी बाइंडिंग साइट के साथ मिलता है। तो बाइंडिंग साइट वो होती है जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करती है और इसके अलावा इसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, बाइंड भी करती है और इसको रिकॉग्नाइज भी करती है। तो ये जो साइट होती है जिसको बाइंड करती है और रिकॉग्नाइज करती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट कहते हैं, सॉरी बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट इसको बाइंड कर लिया। अब बाइंडिंग साइट के बाद दूसरी होती है कैटालिटिक साइट।
कैटालिटिक साइट क्या होती है? कैटालिटिक साइट इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब वो खूबसूरत लफ्ज़ कौन सा है? तो खूबसूरत लफ्ज़ है जी कैटालाइज। तो ब्यूटी वैसे जो है ना, वो ब्यूटी लाइज इन द आइज, कि खूबसूरती जो होती है ना वो आँखों के अंदर होती है। तो बहरहाल ये एक खूबसूरत लफ्ज़ है। इसके लिए कैटालाइज हम यूज़ करते हैं कि उसको क्या कर देता है, ये कैटालिटिक साइट होती है जो कैटालाइज कर देती है उस सबस्ट्रेट के साथ। अब बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद वो रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन के लिए कैटालिटिक साइट मौजूद है। वो क्या करती है, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ। तो ये एंजाइम है और इस एंजाइम, ये हमारे पास क्या है जी, एक एंजाइम मौजूद है। अब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ जो है ना वो एक सबस्ट्रेट है, ये अटैच होना चाहिए। एंजाइम और ये क्या होता है, सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा, तो ये बाइंडिंग साइट, अब अटैच क्या करेगी, बाइंडिंग साइट उसके साथ क्या करेगी, इसको अटैच करवाएगी। तो ये बाइंडिंग साइट जो होती है वो इसके साथ क्या कर देगी, अटैच करवा देगी। तो ये एंजाइम और इसके साथ जो होता है जी सबस्ट्रेट, तो ये एंजाइम और मिल जाता है जी सबस्ट्रेट के साथ, तो ये मिल जाता है और ये बन जाता है एक एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब बाइंडिंग साइड का काम खत्म हो गया, अब कैटालिटिक साइड का काम स्टार्ट होता है। कैटालिटिक उसको क्या कर देते हैं, कैटालाइज कर देती है, यानी अब वो इसको क्या कर देते हैं, एंजाइम जो होता है वो यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और एंजाइम जो है यहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और यहाँ से प्रोडक्ट जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो गया। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, कैटालिटिक साइड है जो इसको क्या कर देती है, कैटालाइज कर देती है और प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। तो ये तो हमने देख लिया जी, स्ट्रक्चर उसका देख लिया, एक्टिव साइट उसकी हो गई, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट। अब हम देखते हैं जी कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर, अब एंजाइम का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किया है मिसाल के तौर पर। अब एंजाइम जो होता है वो बेसिकली हमने कहा कि प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इसके अलावा एंजाइम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है, जो इसके साथ ही एंजाइम को एक हेल्पर की ज़रूरत होती है जो इसके फंक्शन को क्या करे, परफॉर्म करे। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। एंजाइम, हमने कहा कि एंजाइम जो होता है वो एक शैतान होता है, शैतान के तौर पर कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। लेकिन उस शैतान को भी काम करने के लिए अपने चेलों की ज़रूरत होती है। तो ये जो चेला होता है ये उसका ये क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तो ये कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है कि ये होता है एंजाइम के साथ अटैच होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और जो उसके एंजाइम के रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, नॉन प्रोटीन। यानी ये एक्ट करता है ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान ये एक्ट करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ये एक्ट करता है ब्रिज के तौर पर, और इस रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इस रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन क्या कर देता है, स्पीड। तो कोफैक्टर सिंपली ये होगा कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर, and it also act as a bridge, or sometime it also provide the energy to enzyme to speed up a chemical reaction। तो ये तो हमारे पास हो गया जी कोफैक्टर। अब कोफैक्टर तीन तरह के होते हैं, एक एक्टिवेटर होते हैं, दूसरे प्रोस्टिटेट ग्रुप, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, कोएंजाइम। अब अगर यही कोफैक्टर जो इसके साथ अटैच है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये अगर डिटैचेबल हो, यानी अगर ये यहाँ से अलहदा हो जाए, यानी ये अगर यहाँ से क्या हो जाए, अलहदा हो जाए, तो फिर इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। क्या होता है जी, एक्टिवेटर। कि अगर कोफैक्टर जो है वो यहाँ से अलहदा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। यहाँ डेफिनेशन इसकी बनेगी कि डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर। मिसाल के तौर पर इसकी जो एग्जांपल होती है, इसमें मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं, कैल्शियम आयन, इनऑर्गेनिक जो आयन होते हैं वो किस में आ जाते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है कि एक्टिवेटर क्या होता है कि ऐसा कोफैक्टर, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, उसको हम कहते हैं जी एक्टिवेटर कहते हैं। अब एक्टिवेटर हमारे पास होगा, इसके साथ हमारे पास होता है जी प्रोस्टिटेट ग्रुप। क्या होता है
अब प्रोस्थेटिक ग्रुप ये होता है कि ये जो इंजाइम इसके साथ, ये जो कोफैक्टर इसके साथ अटैच है, अगर ये कोफैक्टर अटैच है बाय द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड अगर इसने बनाया हुआ है इसके साथ, यानी कोवलेंटली, या इसको हम कह सकते हैं मजबूती से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है जी कि इफ कोफैक्टर और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अटैच्ड कोवलेंटली विद द एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जब कोफैक्टर उसके साथ कोवलेंटली अटैच होता है, तो ये हमारे पास होता है जी, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब दूसरे नंबर हमारे पास होता है कोएंजाइम। क्या होता है कोएंजाइम? बाज़ औक़ात अक्सर ये सवाल आता है पेपर के अंदर कि एंजाइम और कोएंजाइम में क्या फ़र्क होता है। तो पहले मैं ये आप क्लियर करता हूँ कोएंजाइम होता क्या है। अब कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम, अब ये प्रोस्थेटिक, यही हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है। अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड है तो इसको हमने कहा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर यही कोफैक्टर लूजली बॉन्डेड है, क्या है जी, लूजली, LOSSEL, लूजली बॉन्ड, अगर ये लूजली बॉन्ड है, लूजली इसलिए अटैच है, तो इसको हम कहते हैं कोएंजाइम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि एंजाइम और कोएंजाइम में क्या फ़र्क होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना ये गलत करके आते हैं कि एंजाइम और एंजाइम को लेकर को मतलब साथी को, और कह सकते हैं कि जो हेल्पर ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम, ये गलत है। तो एंजाइम हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है और इसमें खुद यूज़ नहीं होती। तो ये हमारे पास होते हैं जी एंजाइम होता है। और कोएंजाइम क्या होते हैं? जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम बेसिकली ये होते हैं कि अगर कोफैक्टर लूजली अटैच है तो इसको हम कहते हैं जी, कोफैक्टर अगर लूजली अटैच है तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं कोएंजाइम। कोफैक्टर अगर इस एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो इसको हम कहते हैं जी कोएंजाइम के। अब हम देखते हैं जी हॉलो एंजाइम क्या होते हैं और एक्व एंजाइम क्या होते हैं। अब ये एंजाइम हमने देखा। अब एंजाइम के साथ अगर उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर उसके साथ क्या है, मौजूद है, एंजाइम और इसके साथ क्या मौजूद है, कोफैक्टर मौजूद है, तो एंजाइम प्लस कोफैक्टर अगर हो तो इसको हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर और नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर हॉलो एंजाइम। तो हॉलो एंजाइम या इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम क्या हो गया जी कि एंजाइम और इसके साथ क्या मौजूद है, कोफैक्टर मौजूद है, इसको हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। और एक्व एंजाइम क्या होता है? एक्व एंजाइम ये होता है कि अगर ये कोफैक्टर रिमूव हो जाए, यहाँ से कोफैक्टर मौजूद ना हो, सिंपली ये प्रोटीन पार्ट मौजूद हो, तो फिर हम इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है जी एक्व एंजाइम। सिंपली अगर मौजूद है तो एक्व एंजाइम, अगर इसके साथ कोफैक्टर मौजूद है तो ये हमारे पास क्या होता है, हॉलो एंजाइम। होती है लोकेशन, यानी एंजाइम कहाँ पे मौजूद होते हैं? एंजाइम बेसिकली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और जहाँ एंजाइम ने यूज़ होना हो वहाँ यानी उसके साथ ही मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम होते हैं वो मौजूद होते हैं राइबोसोम के अंदर, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं उसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसी तरह से जो एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी जहाँ पे एंजाइम ने यूज़ होना हो वहाँ पे ये प्रॉपर प्लेस पे मौजूद होते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर एंजाइम के बारे में। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इसकी। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि हमेशा जो है ना वो खुशियाँ बांटना सीखें, कि कम से कम हफ्ते में या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसा काम करें जो किसी की खुशी का बायस बने। तो ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारे लिए भी जो है ना वो खुशी का बायस बनती हैं और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनती हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।